हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बेटर। सो माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल, कोड 55, लेबर लेजिस्लेशन, एचआरएम। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो आपके दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड नोट्स एंड द डेली जो है 8 PM पे एमसीक्यू जो है मैं सेंड करती हूँ। तो वहां पर आपकी एमसीक्यू सीरीज जो है मैं सेंड करती हूँ, वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। फाइंड द ओड वन आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको ऑड नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब नंबर जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दैट मीन्स कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर या क्यूब होता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? 4, देन 9, देन 16। तो यहाँ पे ये जो है वो स्क्वायर की सीरीज चल रही है। तो अब हम देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1। ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमें पूरी सीरीज को सॉल्व करके देखना होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 14। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 एंड 9, 14। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर जो है वो आपस में ऐड होते जा रहे हैं। सीरीज का सीक्वेंस ऐसे ही होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 3 तक ऐड कर लिया था। 14 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट नंबर, 1 का स्क्वायर 2, देन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ तक 30 तक हमने ऐड कर लिया था। 5 का स्क्वायर 30 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55। बट हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है वो 50 है, तो ऑड नंबर होगा 50। तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 55 होना चाहिए, 50 की नीड नहीं थी। तो ऑड वन हमें फाइंड आउट करना है, तो 50 रॉन्ग होगा। आगे का भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 5 तक का स्क्वायर हो रहा है 55। अब 55 में जब हम 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो देन हो जाएगा 91। तो ये जो सीरीज है उसमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो 50 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन इन अ कार ड्राइव्स along a straight road from point A to point B at a speed of 60 km per hour for 15 minutes, and then from point B to point C at a speed of 90 km per hour for 10 minutes. The average speed of his travel from point A to C is। फ्रेंड्स, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, जब हमें स्पीड का एवरेज फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पर हालांकि आपको टाइम भी दिया गया है, बट टाइम की हमको नीड नहीं है। टाइम की नीड नहीं है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड का को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, 2s1 into s2 प्लस s1 प्लस s2। सो यहाँ पर आपकी जो एक स्पीड है वो दी है 60 एंड सेकेंड स्पीड दी है 90 km/आवर्स। स्पीड को हम मेजर करते हैं km/आवर्स में। टाइम होगा तो वो जो है वो मिनट्स में होगा या आवर्स में होगा, अदरवाइज सेकंड में होगा। तो फर्स्ट जो स्पीड है वो 60 है, सेकंड स्पीड जो है वो 90 है। अब यहाँ पर 60 प्लस 90 को ऐड कर देंगे, देन हो जाएगा 260 90 डिवाइडेड बाय 150। अब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो आंसर नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसका फॉर्मूला बस आप थोड़ा सा रिमेम्बर रखना।
एवरेज स्पीड को मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है 2s1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। सो आंसर नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, जो फ्रेंड्स पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 3 pipes fill a tank in a 4 hours if two of them take 8 and 12 hours each to fill the tank। So friends, 3 पाइप है, तीन जो पाइप है उसको टैंक को फिल करने में 4 आवर्स का टाइम लगता है। 3 पाइप्स है, 3 पाइप को टैंक को फिल करने में 4 आवर्स का टाइम लगता है। टू को फिल करने में एक जो 2 पाइप है जो उसको एक को 8 आवर्स लगते हैं, सेकंड को जो है 12 आवर्स लगते हैं ईच टू फिल द टैंक। हाउ मेनी आवर्स विल बी थर्ड पाइप। तो थर्ड पाइप को टैंक को फिल करने में जो है वो कितना टाइम लगेगा। 4 पाइप्स का टाइम आपको दिया हुआ है, 2 पाइप का भी दिया हुआ है, एंड आपको थर्ड पाइप का टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, 4 पाइप टोटल यहाँ पे तीनों पाइप जो है फिल करते हैं 4 आवर्स में। तो एक पाइप फिल करता है 8 आवर्स में, एंड सेकेंड पाइप टैंक को फिल करता है 12 आवर्स। 12 आवर्स। देन हम मान लेते हैं थर्ड पाइप जो है वो एक्स में फिल करता है। तीनों पाइप का जो टाइम है वो दिया गया है 4 आवर्स। देन प्लस, अब यहाँ पे एक्स को हम फॉरवर्ड कर देंगे। देन 3 4 3 12, इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। देन 24, 1/x, तो ये हो जाएगा 5 - 6, 1/24। तो थर्ड पाइप जो है 24 आवर्स में टैंक को फिल करेगा। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। तो 24 आवर्स में थर्ड नंबर का पाइप जो है टैंक को फिल करेगा। तो 3 पाइप्स जो है टैंक को फिल करते हैं 4 आवर्स में। तो 2 पाइप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया गया है, हमें जो है थर्ड नंबर के पाइप का फिल करने का जो टाइम है वो फाइंड आउट करना था। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सो फ्रेंड्स लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन। प्लानिंग का मीन्स होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो वो होती है प्लानिंग, जहाँ पे हम अपने गोल को सेट करते हैं। तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जहाँ पे हम अपने गोल को सेट करते हैं। जब आपको कुछ लर्न करना होता है, कुछ सीखना होता है, तब आप ये चेक करते हो ना, गोल को सेट करते हो। पहले आपने एक गोल बनाया कि हमें यूजीसी नेट एग्जाम को जो है क्वालिफाई करना है, तो आपने गोल सेट करते हो। फिर उसके बाद आप टाइम टेबल बनाते हो कि कैसे लर्न करना है। मॉर्निंग में जो है पेपर नंबर 1 पढ़ेंगे, इवनिंग के टाइम में जो है हम पेपर नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो इस टाइप से पहले आप गोल को सेट करते हो, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल बनाते हो। देन फिर आपका टाइम टेबल बन जाता है। फिर उसके बाद आप कैसे लर्न करते हो, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेम्बरिंग। फिर आप जो है निमोनिक्स बनाते हो, लर्न करने की कोशिश करते हो, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू चीजों को याद रखते हो, निमोनिक्स बनाते हो, इमेजिन करते हो कुछ। तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करते हो, रिमेम्बर करते हो, रिकॉल करते हो। दैट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना। फिर आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। तो फ्रेंड्स लर्निंग जो है सबसे ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट जब बुक में लिखा होता है तो वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता। जैसे ही हमें अपने टीचर कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंड करना। तो आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो एग्जाम्पल के थ्रू। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मीन्स होता है थिंकिंग। कॉग्निटिव मीन्स मॉनिटरिंग, सेल्फ क्वेश्चन एंड सेल्फ टेस्टिंग। फिर उसके बाद एग्जाम आने से पहले आप सेल्फ क्वेश्चन करते हो, खुद से क्वेश्चन पूछते हो, सेल्फ को टेस्टिंग करते हो। सेल्फ टेस्टिंग कैसे करते हो, मॉक टेस्ट देना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तो ये हो जाता है आपका सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड द सेल्फ टेस्टिंग। सो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल कॉम्पिटेंस। और फ्रेंड्स, पर्सनल कॉम्पिटेंस आपसे पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी आया था, सोशल कॉम्पिटेंस। यहाँ पे आपको पर्सनल कॉम्पिटेंस बताना है। जब पर्सनल की बात आती है तो मीन सेल्फ होगा, तो सोशल तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। कौन सी मेथड करोगे? एलिमिनेशन। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। सी हमारा नहीं होगा, सी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? थर्ड होगा। सिंपल। दैट मीन्स की मोटिवेशन आना चाहिए। पर्सनल कॉम्पिटेंसी कैसे होता है? मोटिवेशन, जब आप में मोटिवेशन होता है तो वो आपकी कैपेबिलिटी होती है, वो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन हमारे टू टाइप के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी भी हमने डिस्कस की थी, तो उसमें डिस्कस किया था मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो मोटिवेशन से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोड्स, सॉरी, फूड सेफ्टी एंड सेफ्टी नीड्स। फिर सेफ्टी मीन्स सिक्योरिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, फिर बिलोंगिंगनेस, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्सीलेंस, ग्रोथ, एडवांसमेंट। तो ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी भी मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी। एंड फ्रेंड्स, मोटिवेशन एंड देन सोशल। जब पर्सनल पूछा है तो सोशल का तो सवाल ही नहीं होता, तो फिर आपका ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, आंसर जो राइट, थर्ड राइट होगा। मोटिवेशन, सेल्फ, जब पर्सनल पूछा है तो सेल्फ अवेयरनेस एंड द सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, NIOS। फ्रेंड्स, NIOS मीन्स होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। सो NIOS जो होता है वो डिस्टेंस एजुकेशन होता है। ओपन स्कूल है, डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। स्कूल टाइम में ओपन बोर्ड जो है डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर के एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड ये काउंसिल है, स्टेटरी बॉडी है, टीचर एजुकेशन। AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो AICT स्टेटरी बॉडी जो है टेक्निकल एजुकेशन, AICT जो है टेक्निकल से रिलेटेड है। एंड NCVTE, NCVT का फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVT। सो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एंड हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको जो है इस फील्ड में कोई एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू वो अपनी इनकम को जनरेट कर पाए। नेशनल स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जो कि रिलेटेड है वोकेशनल एजुकेशन से। सो ए का जो हो जाएगा वो फोर्थ, फर्स्ट, देन NCT ए, NCT का आंसर हो जाएगा टीचर एजुकेशन, देन AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल वर्ड में ही नाम छुपा हुआ है, एंड वोकेशनल एजुकेशन, डी। वोकेशनल एजुकेशन, डी। डिस्टेंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, AICT जो है वो AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है। UGC भी हमारी स्टेटरी बॉडी है, UGC, AICT भी स्टेटरी बॉडी है। एंड नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, नेशनल लेवल काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्टैब्लिश जो हुई थी वो 1945, फर्स्ट अंडर एडवाइजरी बॉडी। लेटर ऑन 1987 में जो है वो स्टेटरी बॉडी थी। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था
कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो स्टेटरी बॉडी, स्टेटरी ये जो स्टेब्लिश हुई थी वो 1945 में हुई थी एंड स्टेटरी बॉडी बनी थी 1987 में। तो फ्रेंड्स, किसी भी बॉडी को हम स्टेटरी बॉडी तब बोलते हैं जब वो किसी वो पार्लियामेंट के किसी लेजिस्लेशन और किसी एक्ट के अंदर आती है, तब हम उसे स्टेटरी बॉडी प्रोनाउंस करते हैं। तो एआईसीटी स्टेटरी बॉडी बनी थी 1987। सो एआईसीटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो ये आपका जो है वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। एनआईओएस स्कूल एजुकेशन, ओपन जो स्कूल होते हैं, ओपन बोर्ड डिस्टेंस एजुकेशन, स्कूल के स्टूडेंट्स को डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। तो और एनसीटी जो है वो टीचर के एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स से रिलेटेड एक सीईसी स्कीम भी डिस्कस की थी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन। तो ये जो है व्यास के अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, in the systematic sampling, statement number 1, in the systematic sampling, one can choose units directly from the sampling frame without opting for a table of random numbers. So, friends, systematic sampling जो होती है, इसमें जो है हम रैंडम नंबर जो है चूज नहीं करते। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट होगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में रैंडमली किसी भी नंबर को पिक नहीं करते हैं, सीक्वेंस में होती है। सीक्वेंस में हम किसी भी जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, रैंडमली कलेक्ट नहीं करते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 2, द सिंपल रैंडम सैंपल इज द मोस्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो जिसमें डेटा एक्यूरेट आता है, जिसका आउटकम जो होता है, कंक्लूजन रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। सो स्टेटमेंट नंबर 2, फर्स्ट तो जो है वो ट्रू होगा, सेकंड जो है वो फॉल्स होगा। आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होना चाहिए था। तो क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक हम डेटा को सैंपल को कलेक्ट करते हैं बिना रैंडम नंबर्स के, और इसका जो रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है। प्रोबेबिलिटी और अजम्पशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साइलेंट प्रेयर, साइलेंट प्रेयर इज रिलेटेड टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, हमारे पास टू टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब बात आती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, इंट्रापर्सनल, दैट मीन्स की सेल्फ टॉक। जब आप मिरर के सामने खुद से बातें करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। खुद से कुछ इमेजिन करना, खुद कुछ सोचना, माइंड लगाना, इंट्रापर्सनल। साइलेंट प्रेयर में हम साइलेंट तो होते हैं बट ऑडियंस के साथ में कनेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई साइलेंट प्रेयर इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication means one person communicate with other person, that is the interpersonal. Intrapersonal communication आप किसी के साथ में नहीं कर रहे हो, खुद के साथ में कर रहे हो, तो वो इंट्रापर्सनल होगा। जब टीचर आपके साथ में कम्युनिकेट करता है, टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करता है, टीचर स्पीकिंग टू पीपल एट अ पब्लिक प्लेस, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। जहाँ पे वन पर्सन सेंडर बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहा है। टीचर एक ही टाइम पे पब्लिक प्लेस में स्पीक कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। क्लासरूम ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, तो बी का जो होगा वो थर्ड होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद स्टाफ ऑफ इक्वल कार्ड। फ्रेंड्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो फोर टाइप्स का होता है। फोर टाइप्स का कैसे? अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन। जब आप सेम लेवल की, सेम एज ग्रुप के, आपके साथ में पढ़ने वाले, आपके फ्रेंड के साथ में, कलीग के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं,
सेम लेवल पे, इक्वल लेवल पे। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप अपने स्टूडेंट क्लासमेट के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। अगर आप किसी पोजीशन पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोफेसर हैं, आप प्रिंसिपल के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वन पर्सन एचआर डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, दैट इज द क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन। Informal exchange by employees. So informal communication is, previous year में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, informal communication is also called as grapevine communication. ग्रेप्स जो होते हैं वो एक गुच्छे में होते हैं, बंच में होते हैं। तो आपने देखा है इसे ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेप्स जो होते हैं वो एक बंच में होते हैं। ऐसे ही जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम रेंडमली किसी भी पर्सन के साथ में बातें करते हैं, कभी भी। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सो आंसर नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सो मैं आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is true with reference to अनुपलब्धि as a means of knowledge? So friends, अनुपलब्धि का मीनिंग होता है अनुपलब्धि मीन्स जो चीज जो है वो उपलब्धि नहीं है। अनुपलब्धि मीन्स जो चीज उपलब्धि नहीं है। I do not cognize with the do not cognize the pot on the table, therefore it is absent there। अगर pot जो है वो टेबल पे प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, दैट मीन्स कि वो अनुपलब्ध है। तब क्या होगा? अनुपलब्ध। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध मीन्स स्पॉट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो चीज जो है वो अनुपलब्ध है। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो होता है अर्थपति। अर्थपति का मीन्स होता है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। एक होता है उपमाना, उपमाना मीन्स सिमिलैरिटी। शब्दा एक होता है शब्दा, शब्दा का मीन्स होता है वर्ड। अब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि मीन्स एब्सेंट, अदर वर्ड इज परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स परसीव करना। ओके, सो ट्रू। अनुपलब्धि मीन्स जो चीज जो है प्रेजेंट ही नहीं है। अर्थपति इम्प्लीकेशन, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस। ओके, सो एक होता है परसेप्शन, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, अनुपलब्धि जो एब्सेंट है, उपमाना सिमिलैरिटी, शब्द मीन्स वर्ड, एंड अर्थपति मीन्स इम्प्लीकेशन। तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अगर जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया है, अगर देवदत्त जो है खाना नाइट में खाता है, अगर वो फेटी है, दैट मीन्स कि या तो वो नाइट में खाता होगा या तो वो डे में खाता होगा, तो खाता तो जरूर होगा। यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। तो अर्थपति मीन्स इम्प्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च? सो एथिकल प्रिंसिपल, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स एथिक्स से रिलेटेड, सो इसमें आप देखना कि कौन सा नेगेटिव वर्ड है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का जो ट्रिक होती है, नेगेटिव वर्ड वाले जो ऑप्शन हो उसको कट कर दो। रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट, एथिकल का जब रिसर्च की बात होती है, एथिकल प्रिंसिपल मीन्स फॉर व्हाट, कि आपने जिस रिसर्च पेपर में से या जिस बुक में से ऑथर का जो कंटेंट दिया है उसका साइटेशन, उसका नेम जो है वो बिब्लियोग्राफी में मेंशन करो। अगर आपने किसी रिसर्च के, किसी ऑथर के रिसर्च पेपर में से कंटेंट दिया है, आपने उसका डेटा, उसका नेम जो है बिब्लियोग्राफी में मेंशन नहीं किया, साइटेशन नहीं किया, दैट मीन्स कि आप वहां पे अनएथिकल काम कर रहे हैं, अनएथिकल वर्क कर रहे हैं, तो वो प्लेगरिज्म हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, आप जिस भी पार्टिसिपेंट्स का डेटा ले रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका नेम मेंशन करें, ये होती है एथिकल रिसर्च। इन्फॉर्म कंसेंट, आप उसके साथ में कंसेंट करें, उसको इन्फॉर्म करें कि आप उसका डेटा ले रहे हैं। जस्टिस फॉर पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स के साथ में जो है वो जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ में अनफेयर नहीं होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी में आप उसका नेम मेंशन करो, तो जिसमें प्लेजरिज्म होने के जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं। आप उसका नेम मेंशन कर सकते हैं, है ना। आपने जो रिसर्च का गेप फाइंड आउट किया है उसको आप रिसर्च में दिखा सकते हो। वॉलेंटरी डिसेप्शन, तो ये तो एथिकल होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। कॉर्सिव कंसेंट भी नहीं होगा। एबीसी फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स के साथ में। एंड फ्रेंड्स, मेरी ये यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर मैं अपने वीडियो से रिलेटेड नोट्स जो है वो शेयर करती हूँ। एंड 8 PM पे MCQ सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।